Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 28th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about India needs to rethink its foreign policy. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. सबसे पहले इस आर्टिकल का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखो, इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया की पोजीशन, ओवरऑल डिप्लोमेटिक पोजीशन साउथ एशिया रीजन में ड्रास्टिकली चेंज हुई है और वो थोड़ी ख़राब हुई है इंडिया की ओवरऑल पोजीशन। तो कुछ सालों पहले तक इंडिया मेंटेन्ड गुड डिप्लोमेटिक टाइज विथ ऑलमोस्ट ऑल साउथ एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान, लेकिन पिछले 5-6 सालों में इंडिया की पोजीशन काफ़ी वल्नरेबल हो गई है अपने ही नेबरहुड रीजन में। यह है साउथ एशिया रीजन, इसमें 8 कंट्रीज आते हैं, राइट फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और इन सारे कंट्रीज़ के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशंस हुआ करते थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस 5-6 सालों पहले तक। बट नाउ सडनली द डिप्लोमेटिक टाइज विथ ऑल सच कंट्रीज आर अंडर स्ट्रेन एंड इंडिया इज़ फाइंडिंग इटसेल्फ इन अ वल्नरेबल पोजीशन इन इट्स नेबरहुड इटसेल्फ। इस आर्टिकल में बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं उसके पीछे तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान प्रमोट करता रहा है इंडिया में, वो कारण है। 2 मेजर इंसिडेंट्स, उरी अटैक इन 2016 एंड पुलवामा अटैक इन 2019 लेड टू फ्लैश पॉइंट्स, और इसके कारण पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस ख़राब हुए हैं। लेकिन बाकी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब होने के पीछे कुछ हद तक इंडिया की पुअर फॉरेन पॉलिसी मेकिंग भी कारण है। इंडिया की हाल फिलहाल में फॉरेन पॉलिसी उतनी प्रोएक्टिव नहीं रही है एंड दैट हैज़ लेड टू डिटोरिएटेड इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अदर साउथ एशियन कंट्रीज विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। सो इंडियाज़ पोजीशन इन साउथ एशिया इज़ वीकनिंग। जरा देखते हैं कैसे। तो देखो, लगभग 5-6 साल पहले तक इंडिया मेंटेन्ड वेरी गुड टाइज विथ नेपाल। इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कहीं जाते हैं रोटी बेटी का संबंध, और रोटी बेटी का संबंध इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नेपाल से इंडिया में रोटी कमाने, मतलब इकोनॉमिक पर्पस से आते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए आते हैं, और कई सारे क्रॉस कंट्री मैरिजेज होते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इस कारण से इंडिया और नेपाल के रिलेशन को हम कहते हैं रोटी बेटी का संबंध, और ये काफ़ी डीप कल्चरल टाइज रहा है इंडिया और नेपाल का। लेकिन पिछले 5-6 सालों में आप देखेंगे कि इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बदले हैं। प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे कि कई सारे डिस्प्यूट्स नेपाल रेज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। उसमें जो सबसे मेजर डिस्प्यूट है वो है काला पानी डिस्प्यूट। अदरवाइज इस तरह के डिस्प्यूट्स आप इंडिया नेपाल के बीच में इन जनरल पहले कभी नहीं देखते। India also maintained goodwill and influence over countries like Sri Lanka and Bangladesh about 5-6 years ago. लेकिन हाल फिलहाल में you will find that these countries like Bangladesh and Sri Lanka are becoming more and more pro-China. कुछ दिनों पहले ही मैंने बांग्लादेश से रिलेटेड एक न्यूज़ आर्टिकल कवर किया था जहां मैंने आपको बताया कि कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स चाइना बांग्लादेश के अंदर लेकर के आ रहा है। Both Bangladesh and Sri Lanka are already part of Belt and Road Initiative of China. उसके अलावा इंडिया, कुछ टाइम पहले तक इंडिया की जो सबसे सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी मानी जा रही थी दैट वाज रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान। इंडिया ने डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी अफ़गानिस्तान के लिए डेवलप कर ली थी थ्रू चाबहार पोर्ट एंड देन चाबहार रोड लिंक एंड जरांज देलाराम हाईवे। उसके अलावा ईरान के साथ हमारी पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और इस कारण से इंडिया हैड गॉट अ गुड स्ट्रॉन्ग होल्ड इन वेस्ट एशिया। एकाएक से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान, ईरान और इन कारण से जो इंडिया की एक्सेसिबिलिटी थी टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया वो एकाएक से वीक होती हुई दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल का डेवलपमेंट तो आपको पता ही है, वेयर इंडिया हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम
चाबहार रेल प्रोजेक्ट। सो जो एक कनेक्टिविटी का हमारा मेन एडवांटेज था, व्हाट वी वर टारगेटिंग कि वी विल गेट डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया एंड अफगानिस्तान, वो ऑब्जेक्टिव अब हमारा फुलफिल नहीं हो पाएगा। उसके साथ ही साथ $400 बिलियन का जो चाइना और ईरान का डील हो रहा है, दैट नेचुरली विल वीकेन इंडिया एंड ईरान रिलेशन, और इसके साथ ही इंडियाज़ पोजीशन इन वेस्ट एशिया विल बी वीकेंड। अगर इंडिया और चाइना के रिलेशन की बात की जाए तो इंडिया मेंटेन्ड ए हेल्दी कॉम्पिटिटिव रिलेशन विथ चाइना। दोनों ही कंट्री कॉम्पीट भी करते थे, कोऑपरेट भी करते थे, और मोर और लेस द बॉर्डर रिमेंड पीसफुल। पिछले 45 ईयर्स में देयर वाज नो इंसिडेंट ऑफ वायलेंस एट बॉर्डर। लेकिन अब चाइना के साथ भी हमारे संबंध खराब हो गए हैं। देयर हैज़ बीन इशूज ऑफ फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ सीज फायर एट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 2017 में देयर वाज डोकलाम स्टैंड ऑफ, और 2020 में तो आपको पता ही है गलवान वैली इंसिडेंट, सच अ मेजर फ्लैश पॉइंट, 20 इंडियन सोल्जर्स वेयर किल्ड। तो द पॉइंट दैट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू मेक कि पिछले 5-6 सालों में इंडिया की जो स्टेचर थी साउथ एशिया रीजन में एकाएक से खराब हो गई, एंड सडनली इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ इन अ वल्नरेबल पोजीशन एज फार एज इट्स रिलेशन विद इट्स नेबरहुड कंट्रीज आर कंसर्न्ड। तो अब जरा देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स बताए गए हैं, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग ऑफ इंडियाज़ पोजीशन इन साउथ एशिया। जो सबसे पहला कारण बताया गया दैट इज़ इंडियाज़ अलाइनमेंट विथ द यूएस। तो एक बार इंडिया और यूएस की रिलेशन की ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं, तो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि इंडिया के अलाइनमेंट से इंडिया की यूएस के अलाइनमेंट के साथ इंडिया को क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो देखो 1990s तक यूएस मोस्टली अडॉप्टेड प्रो पाकिस्तान पॉलिसी। यूएस पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, एंड यूएस हैड एन एंटी इंडिया स्टैंड। आपको कारण भी पता है, क्योंकि पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ सियाटो ग्रुप। कोल्ड वॉर के टाइम में पाकिस्तान पूरा यूएस ब्लॉक को सपोर्ट करता था, उसने ऑफिशियली सियाटो ग्रुप भी ज्वाइन कर रखा था। जबकि इंडिया अर्लियर फॉलोड नैम, एंड देन इंडिया साइंड फ्रेंडशिप अग्रीमेंट विथ रसिया इन 1971। तो नेचुरली यूएस वाज प्रो पाकिस्तान एंड एंटी इंडिया। 1991 के बाद जब यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड कोल्ड वॉर केम टू एन एंड, देन नाउ द यूएस नो लॉन्गर नीडेड पाकिस्तान। और दूसरे साइड में राइज ऑफ चाइना कंपेल्ड यूएस टू इंटीग्रेट विद इंडिया, क्योंकि अगर चाइना को कोई काउंटर कर सकता था एशिया रीजन में तो वो था इंडिया। Pakistan was not competent enough. So now US was looking for a new partner who could counter rise of China in Asia region, and India was the most suitable partner. और साथ ही साथ after disintegration of USSR, after weakening of Russia in 1991, India was also in search of new partner, और इस कारण से India and US started to integrate with each other. तो 1991 के बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप अच्छे होने लगे, और मेन कारण है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। और यहाँ पे मैंने कुछ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ एक डील्स बताए हुए हैं विद बिटवीन इंडिया एंड यूएस, इन ऑर्डर टू हाईलाइट कि कैसे इंडिया और यूएस के रिलेशनशिप 1991 के बाद से पॉजिटिव टर्न लिए हैं। 1995 में इंडिया एंड यूएस फॉर्मली बिगेन देयर मिलिट्री इंटीग्रेशन बाय साइनिंग ए डिफेंस पॉलिसी ग्रुप अग्रीमेंट। तो यहाँ इसके साथ ही हमारी फॉर्मल यूएस के साथ मिलिट्री इंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई। फिर 10 सालों बाद हमने इस डिफेंस पॉलिसी ग्रुप अग्रीमेंट को अपग्रेड किया और हमने डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन किया। फिर उसके 10 सालों बाद वी फर्दर अपग्रेडेड इट एंड वी साइंड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। और 2015 के बाद से अब देखो पिछले 5-6 सालों में कितने मेजर डेवलपमेंट्स हुए। 2016 में ही यूएस डिक्लेयर्ड इंडिया एज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर। 2018 में यूएस गेव इंडिया टैग ऑफ STA1 स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1, और इसके साथ ही यूएस की जो हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उन सब की एक्सेसिबिलिटी इंडिया को मिल गई। इंडिया ऑफ कोर्स वाज पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज। क्वाड ग्रुप को ला दिया गया। क्वाड ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव था चाइना के राइज को काउंटर करना। तो इस तरीके से आप देखो कि पिछले 5-6 सालों में इंडिया और यूएस के बीच का जो मिलिट्री इंटीग्रेशन है वो कितना ज़्यादा राइज हुआ है, कितना ज़्यादा प्रोएक्टिव हुआ है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है इंडिया को, जरा देखते हैं कैसे।
तो जब इंडिया और यूएस के बीच में इतना ज़्यादा मिलिट्री इंटीग्रेशन हुआ है, दैट मीन्स इंडियाज एक्सेसिव लीनिंग टुवर्ड्स द यूएस इन रिसेंट टाइम, इसका दो मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया की रिलेशनशिप जो इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशनशिप है ईरान के साथ, वो कमज़ोर हुई है। ईरान हमारा बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक पार्टनर हुआ करता था क्योंकि हमें सस्ते दामों पर वो क्रूड ऑयल बेचता था। उसके अलावा ईरान इज़ नोन फॉर इस पर्सियन कल्चर, और इंडिया में भी काफ़ी सारे मुस्लिम्स हैं जो पर्सियन कल्चर को फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा ईरान के साथ काफ़ी अच्छा कल्चरल टाइज भी हुआ करता था, पीपल टू पीपल टाइज भी हुआ करता था। लेकिन यूएस के काटसा लॉ के बाद इंडिया ने ईरान के साथ क्रूड ऑयल खरीदना ड्रास्टिकली कम कर दिया, कल्चरल टाइज भी कम हो गए। तो धीरे धीरे इंडिया और ईरान के रिलेशनशिप ख़राब हो गए बिकॉज इंडिया बिकेम मोर एंड मोर प्रो यूएस, और धीरे धीरे फिर ईरान स्टार्टेड टू गेट इंक्लाइंड और इंटीग्रेटेड टुवर्ड्स चाइना। नेचुरली अब अंत में आप देखो हुआ क्या है। नाउ ईरान एंड चाइना हैव साइंड सच ए मेजर ट्रेड अग्रीमेंट एंड इंडिया हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट। तो ईरान हमारा जो एक मेजर अलाई था उसको हमने खो दिया बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इंटीग्रेशन विथ यूएस। उसके अलावा चाइना का परसेप्शन इंडिया को लेकर के बदला है। पिछले 5-6 सालों में हमने इतना प्रोएक्टिव मिलिट्री इंटीग्रेशन किया है यूएस के साथ दैट नाउ चाइना इज़ गेटिंग अ परसेप्शन दैट इंडिया इज़ कम्प्लीटली अ मिलिट्री अलाई ऑफ यूएस एंड इंडियाज़ मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू कर्ब चाइना। इस कारण से अब चाइना धीरे धीरे इंडिया के खिलाफ अग्रेसिव हो रहा है। पहले चाइना हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ इंडिया, लेकिन जितना ही इंडिया प्रो यूएस होता जा रहा है अब चाइना की जो अंडरस्टैंडिंग है अबाउट इंडिया वो उतनी ही निगेटिव और अग्रेसिव होती जा रही है। जो दूसरा कारण है दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड वीकनिंग ऑफ इंडियाज पोजीशन इन साउथ एशिया, वो है हमारे कुछ एक डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स जो हमने अपने देश में कुछ फैसले लिए हैं, डोमेस्टिक फैसले लिए हैं भारत सरकार ने, उसका भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो मेन प्रोविजन है वो तो आप जानते ही हैं दैट नॉन मुस्लिम इलीगल इमिग्रेंट्स कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी गिवन सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, और जो कट ऑफ टाइम रखा गया वो 2014 का रखा गया। तो अब ये जो नॉन मुस्लिम वाला क्राइटेरिया है, भले इसके पीछे भारत सरकार की जस्टिफिकेशन जो भी हो कि सिर्फ नॉन मुस्लिम लोगों को ही एक्सप्लॉइट किया गया है इन दीज कंट्रीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये भारत सरकार की जस्टिफिकेशन है, इसलिए नॉन मुस्लिम लोगों को इंडिया में सिटीजनशिप दी जा रही है। चाहे जस्टिफिकेशन जो भी हो, लेकिन जो हमारे अच्छे कंट्रीज़ या अच्छे फ्रेंड्स थे जैसे कि बांग्लादेश या अफगानिस्तान, दे आर ऑफेंडेड बिकॉज दीज आर मुस्लिम कंट्रीज़, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, और इंडिया ने इस तरह की एक एक्ट लेकर के आए हैं दैट अपीयर्स टू बी एंटी मुस्लिम और अगेंस्ट मुस्लिम, और इस कारण से मुस्लिम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान हु वेर अर्लियर गुड फ्रेंड्स ऑफ इंडिया हैव नाउ टर्न्ड एंटी इंडिया। इसी आर्टिकल में बोला गया है कि बांग्लादेश सरकार से पिछले 4 महीने से इंडियन एम्बेसडर मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश सरकार मिलने से मना कर रही है। सो धीरे धीरे एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है इन बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उसके अलावा चेंज इन पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये भी हमारा इंटरनल मैटर है, डोमेस्टिक मैटर है, लेकिन इसके कारण हमारे जो फॉरेन रिलेशनशिप है हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ के साथ उस पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इंडिया ने पिछले साल 5 अगस्त को जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का गारंटेड अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 है, उसको डी ऑपरेशनलाइज कर दिया। अब इंडिया ने एक यूनिलैटरल स्टैंड लिया, मतलब बस अपने लेवल पे ये डिसीजन ले लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया की जो स्टैंड है फॉरेन पॉलिसी रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर इज़ दैट जम्मू एंड कश्मीर इज़ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। लेकिन चाइना ने इस बात को फिर एक्सेप्ट नहीं किया है बिकॉज चाइना बिलीव्स कि चाइना इज ऑल्सो ए स्टेक होल्डर अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। चाइना के कंट्रोल में आपको पता ही है, उसके ऑक्यूपेशन में अक्साई चीन वाला एरिया है लद्दाख का, ये पार्ट आप देखो। तो उसके अलावा चाइना का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है दैट मूव्स थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन। सो चाइना बिलीव्स एंड चाइना वांट्स टू बी सीन एज ए स्टेक होल्डर इन जम्मू एंड कश्मीर इशू। और भारत सरकार ने बिना कंट्रीज जैसे चाइना को, पाकिस्तान को कंसल्ट किए जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के फैसला ले लिया। इस बात के कारण चाइना हैज़ बिकम मोर अग्रेसिव and China wants to insert its dominance in जम्मू एंड कश्मीर रीजन, और ये कारण है कि चाइना ने इतना ज़्यादा अग्रेशन बढ़ा दिया इन लद्दाख सेक्टर।
जो तीसरा फैक्टर है वो है इंडियाज मिस कैलकुलेशन अबाउट इट्स पॉलिसी रिगार्डिंग नेपाल। जो तीसरा कारण है कि इंडिया की पोजीशन साउथ एशिया में वीक हो रही है, हमने नेपाल को लेकर के जो हमारी फॉरेन पॉलिसी रही है वो थोड़ी ख़राब रही है। देखो, आप नेपाल का आप इंटरनल स्ट्रक्चर समझो तो नेपाल का एक पहले आप ज्योग्राफी समझो। जो अपर नेपाल है वो तो पूरा का पूरा हिली एरिया है, हिमालय है, वहाँ पे तो कोई ख़ास लोग पॉपुलेशन रहती नहीं है। उसके बाद जो मिडिल नेपाल है वो भी हिली रीजन है, लेकिन वहाँ पे कुछ एक लोग रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं पहाड़ीज। और इसके अलावा जो प्लेन वाला नेपाल का एरिया है उसको वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हम कहते हैं मधेसीस। और ये जो प्लेन वाला एरिया है नेपाल का, ये बॉर्डर शेयर करता है बिहार के साथ, यूपी के साथ। तो कई सारे इंडियन कल्चर के लोग, इंडियन एफिनिटी के लोग नेपाल में रहते हैं। तो ये जो मधेसी लोग हैं दे आर हैविंग कल्चरल एफिनिटी विथ इंडिया। तो आप मधेसियों को देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उनमें और बिहार और यूपी के लोगों में आपको कोई खास अंतर नहीं लगेगा, मतलब दे हैव कल्चरल एफिनिटी। और ये जो पहाड़ी लोग हैं दे ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दीज मधेसीज। इन मधेसीज को हम कभी भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलता है नेपाल के अंदर। और आप देखो जब 2015 में नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल अडॉप्टेड ए फेडरल सिस्टम। उसमें लेकिन मधेसियों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले एट पार विथ पहाड़ीज। इन द पहाड़ी रीजन देयर इज वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर एवरी 5,000 पीपल, while in तराई रीजन फॉर मधेसी देयर इज वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर एवरी 1 लाख पीपल। तो इस तरीके से एक तरह का पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन किया पहाड़ी लोगों ने इन देयर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज अडॉप्टेड इन 2015। तो इसके खिलाफ भारत सरकार ने एक ओपन प्रोटेस्ट या एक ओपन कंसर्न रजिस्टर किया विथ नेपाल गवर्नमेंट। लेकिन ये जो इंडिया ने ओपन कंसर्न रिलीज किया विथ नेपाल गवर्नमेंट रिगार्डिंग गिविंग लेस पॉलिटिकल राइट्स और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मधेसीज, नेपाल मिसअंडरस्टूड इट, नेपाल मिस्टुक इट और परसीव्ड इट एज इंडियाज अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ नेपाल। और उसके बाद से ही आप देखेंगे कि जब से इंडिया ने कंसर्न रेज किया तो उसके बाद से ही नेपाल इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो चाइना एंड बिकमिंग मोर एंड मोर एंटी इंडिया। तो जो इंडिया की पॉलिसी थी रिगार्डिंग डायरेक्ट सपोर्ट टू मधेसीज पीपल, दिस हैज बैकफायर्ड एज फार एज इंडियाज रिलेशनशिप विथ नेपाल इज कंसर्न्ड। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए? व्हाट इंडिया शुड डू? इंडिया शुड मेंटेन स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस फ्रॉम यूएस टू अवॉइड हॉस्टिलिटी फ्रॉम चाइना। अगर हमें चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस बना के रखने हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्रो यूएस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रो यूएस होने के कारण वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट अ गुड फ्रेंड दैट इज़ ईरान। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप समझ पाएंगे, नाउ यू कैन अप्रिशिएट बेटर द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एस जयशंकर। आप अब और बेहतर समझ पाएंगे। पिछले 3-4 दिनों पहले मैंने ये एनालिसिस की थी, उसमें आपने देखा था कि मैंने आपको बताया कि माइक पॉम्पियो हु इज़ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक प्रपोजल रखा था दैट इंडिया एंड यूएस शुड जॉइंटली काउंटर चाइना। उस पर एस जयशंकर साहब ने यूएस के इस प्रपोजल को साफ साफ रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया वाज नेवर पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम एंड नॉर विल इट एवर बी एंड इंडिया विल मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। सो ये जो स्टेटमेंट था एस जयशंकर साहब का, दैट वाज नथिंग बट एन अटेम्प्ट टू मेंटेन स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस फ्रॉम यूएस, क्योंकि इंडिया हैज़ लर्नड इट्स लेसन बिकॉज ऑफ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रो यूएस, बिकॉज ऑफ हैविंग मोर एंड मोर इंटीग्रेशन विथ यूएस, इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स रिलेशनशिप विथ ईरान एंड चाइना हैज़ बिकम मोर अग्रेसिव। उसके अलावा इंडिया क्या कर सकता है? Rather than depending excessively on US for military upgradation, India should search for other defense partners like Israel and France. And India also needs to actively implement its neighborhood policy. देखो, जब मोदी सरकार आई 2014 में तो उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी लॉन्च किया था, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू डेवलप गुड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विथ आवर नेबरहुड कंट्रीज। अब इस पॉलिसी को प्रोएक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, उनके साथ हमें अच्छे रिलेशंस बिल्ड करने की ज़रूरत है। एंड इंडिया शुड ऑल्सो फोकस ऑन रिवाइविंग इट्स इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज विथ ईरान। देखो, अभी के लिए इंडिया को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से जरूर ड्रॉप कर दिया गया है, लेकिन ईरान ने भी स्टेटमेंट दिया है कि फ्यूचर में वापस से इंडिया को ऐड किया जा सकता है। सो इंडिया शुड सर्च फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और फ्यूचर में इंडिया को वापस से चाबहार रेल प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए और उसको प्रोएक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हमारे ईरान के साथ जो रिलेशंस हैं वो वापस से रिवाइव हो पाएँ।
The next article is taken from international segment. It is about arrival of first batch of Rafale. This topic is important from our syllabus paper 3, again international relations point of view. देखो रफाल फाइटर जेट के बारे में समझते हैं. इट इज़ अ फाइटर जेट प्लेन दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन. इसके कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं. इट इज़ ए मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर प्लेन एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्राउंड सपोर्ट, इन डेप्थ स्ट्राइक, एंटी शिप स्ट्राइक. मतलब ये किसी शिप पे भी अटैक कर सकता है. उसके अलावा आप देखो तो इट इज़ इक्विप्ड विथ प्रिसीजन गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल. मतलब एयर में किसी दूसरे एयरक्राफ्ट को मार सकता है. एंड इट कैन ऑल्सो डू एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक. मतलब ऊपर एयर से किसी नीचे आर्मी पे, किसी दूसरे कंट्री की आर्मी पे अटैक कर सकता है. ओवरऑल इसके बाकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं, दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इट इज़ कैपेबल ऑफ कैरिंग स्मॉल न्यूक्लियर वेपन्स. इसकी लेंथ लगभग 10 मीटर की है. इसका वेट लगभग 24,000 किलोग्राम है और इसकी रेंज है, एक बार में ये फ्लाइट कवर कर सकता है 3,700 किलोमीटर. मैक्सिमम स्पीड इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर पर आवर. और जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन एंड इंडिया हैड पुट एन ऑर्डर ऑफ 36 रफाल एयरक्राफ्ट फॉर ₹58,000 करोड़. तो अब इस 36 जो हमने ऑर्डर रफाल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था, उसमें से 5 रफाल एयरक्राफ्ट तैयार हो गए हैं एंड दे हैव बीन नाउ डिस्पैच्ड फॉर इंडिया. यही है ये न्यूज़ आर्टिकल. रफाल के बारे में कुछ और चीज़ें समझते हैं. द एयरक्राफ्ट इज़ फिटेड विथ एन ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम. इट सप्रेसेस द नीड ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन रिफिलिंग. तो ये अब इसके अंदर ही ऐसा एक सिस्टम लगा हुआ है कि वो हवा से ऑक्सीजन को कैप्चर करके अपने लिए ऑक्सीजन फ्यूल बना सकता है. तो ये एक स्पेशल फीचर है रफाल जेट के बारे में. उसके अलावा एज आई सेड, इट कैन कैरी बोथ एयर टू एयर एज वेल एज एयर टू ग्राउंड अटैक. जो न्यूज़ आर्टिकल है वो भी मैंने आपको बता दिया था. फर्स्ट बैच ऑफ रफाल एयरक्राफ्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड. 5 रफाल फाइटर जेट्स टुक ऑफ फ्रॉम फ्रांस येस्टरडे और वो कल बुधवार को यानी कि वेंसडे को कल हमारे देश में पहुंच जाएंगे. एंड दे विल बी इंक्लूडेड इन 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयर फोर्स. और ये डेवलपमेंट हाल फिलहाल में इसलिए ज़रूरी है, इंडिया ने अर्जेंसी में ये रफाल 5 फाइटर जेट्स इसलिए मंगाए हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे थोड़े टेंशन चल रहे हैं अगेंस्ट चाइना. सो इंडिया वांट्स टू strengthen its Indian Air Force. The next article is taken from Science and Technology segment. It is regarding Assam origin scientist makes major discovery in liver cancer. This topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. देखो ये न्यूज़ आर्टिकल क्या पहले वो समझते हैं. डॉक्टर हिफिजूर आर सिद्दीकी हु इज़ अ रेजिडेंट ऑफ करीमगंज आसाम और जो एक प्रोफेसर की तरह काम कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उन्होंने एक मेजर डिस्कवरी की है रिगार्डिंग लीवर कैंसर. उन्होंने ढूंढ निकाला है कि लीवर कैंसर के पीछे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. तो इस डिस्कवरी की मदद से अब उम्मीद की जा सकती है कि लीवर कैंसर के फील्ड में बेहतर इलाज ढूंढा जा सकता है. उनके रिसर्च के हिसाब से 2 मेन कारण दैट कॉजेज लीवर कैंसर आर अल्कोहल एंड हेपेटाइटिस इन्फेक्शन. तो देखो, एक हेल्दी लीवर होता है, धीरे धीरे बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ मेनी फैट्स ऑयल हमारा जो लीवर है वो इस तरह का हो जाता है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, क्योंकि वो तो उसमें थोड़ी सूजन हो जाती है, उसके अराउंड जाकर के फैट इकट्ठा हो जाता है और धीरे धीरे इट कैन लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक सिरहोसिस. This cirrhosis is a problem related to liver that happens when a non-alcoholic fatty liver is infected with hepatitis, और या तो फिर एक ऐसा इंसान जिसका नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करे तो फिर उसका लीवर को सिरहोसिस डिजीज हो जाता है. एंड दैट सिरहोसिस डिजीज देन फाइनली टर्न्स इनटू लीवर कैंसर. तो ये स्टेजेस बताए हैं उन्होंने रिगार्डिंग लीवर कैंसर. अब जरा देखते हैं उन्होंने जो मॉलिक्यूल्स ढूंढ निकाला दैट कॉजेज लीवर कैंसर. तो उन्होंने बताया है कि अल्कोहल या हेपेटाइटिस इन्फेक्शन के कारण एक स्पेशल तरह का प्रोटीन प्रोड्यूस होता है हमारे लीवर में जिसका नाम है TBC1D15. और ये जो स्पेशल मॉलिक्यूल है, स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल है TBC1D15 दैट इंटरफेयर्स विद द नॉर्मल असिमेट्रिक सेल डिवीजन एंड देन इट इन्हांसेस
कैंसर कॉजिंग NOTCH नॉच प्रोटीन। तो ये सबसे पहले ये मॉलिक्यूल TBC1D15 जनरेट होता है हमारे बॉडी में बिकॉज ऑफ अल्कोहल और हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, और उसके कारण इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के कारण फिर एक दूसरा प्रोटीन डेवलप होता है नॉच प्रोटीन, जिसके कारण हमारी बॉडी में फिर लीवर कैंसर होता है। एंड दिस नॉच प्रोटीन इज जनरली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग असिमेट्रिक सेल डिवीजन। तो देखो सेल डिवीजन दो तरीके का होता है, अगर एक स्टेम सेल ब्रेक करके दो आइडेंटिकल सेल में कन्वर्ट हो जाए देन दैट इज नोन एज सिमेट्रिक सेल डिवीजन, और अगर एक स्टेम सेल ब्रेक होकर के दो डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाए देन दैट इज नोन एज असिमेट्रिक सेल डिवीजन। The next article is taken from Assam segment. It is regarding state tree Holong fast vanishing thanks to illegal logging. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam culture point of view. देखो इस आर्टिकल में सिंपल सी बात कही गई है कि होलोंग ट्री जो हमारे स्टेट असम का स्टेट ट्री है उसकी डेंसिटी लगातार कम हो रही है बिकॉज ऑफ इलीगल लॉगिंग, यानी कि इलीगल रूप से उसकी कटाई के कारण एंड स्मगलिंग के कारण। होलोंग आप सबको पता होगा इट इज़ एन एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ट्री दैट इज मेनली फाउंड इन अपर असम डिस्ट्रिक्ट। इस आर्टिकल की मदद से एक बार जरा सा देख लेते हैं, जैसे होलोंग असम स्टेट का स्टेट ट्री है वैसे ही बाकी कौन कौन से स्टेट सिंबल्स हैं। तो देखो स्टेट बर्ड ऑफ असम इज वाइट विंग्ड वुड डक, स्टेट फ्लावर ऑफ असम इज कोपू फूल, State aquatic animal of Assam is Gangetic river dolphin also known as seashore. State animal तो आपको पता ही है one horn rhino. State tree is Holong tree and state drink is tea. The next article is taken from query segment. तो देखो आज एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई कि सर ये जो आर्टिकल आया है आसाम ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में इसको प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। तो इस आर्टिकल में देखो मेनली दो इशूज़ डिस्कस किए गए हैं रिगार्डिंग नागालैंड। पहला इशू है रिगार्डिंग नागा पीस डील, कि नागालैंड के अंदर जो पीस प्रोसेस है ग्रेटर नागालिम वाला जो भारत सरकार के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं NSCN के, उनसे रिलेटेड है ये नागा पीस डील से। हाल फिलहाल में नागालैंड के गवर्नर RN रवि साहब ने एक लेटर लिखा था नागालैंड के चीफ मिनिस्टर को कि नागालैंड में पूरी तरह से लॉलेसनेस फैला हुआ है और वहाँ पे जो गैंग्स हैं वो रूल कर रहे हैं नागालैंड में, इस कारण से बहुत ज़्यादा फिर टर्बुलेंस आ गया नागालैंड के पॉलिटिक्स में। वो सारी चीज़ें इस पहला जो टॉपिक है इस आर्टिकल में वो डिस्कस किया गया। अब ये पूरा इशू मैं ऑलरेडी अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस 3 जुलाई 2020 को डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप ये जो नागा पीस डील का इशू है वो आप जाकर के 3 जुलाई 2020 में देख सकते हैं। जो दूसरा इशू इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया वो है द रिसेंट डिसीजन ऑफ नागालैंड गवर्नमेंट टू बैन डॉग मीट। तो नागालैंड के अंदर डॉग खाया जाता है, डॉग के मीट को खाया जाता है। तो जो स्पेसिफिक जो क्वेरी रेज किया था स्टूडेंट ने, उसने ये पूछा था कि सर इफ क्वेश्चंस एथिकल क्वेश्चंस आर आस्क्ड अबाउट इशूज रिलेटेड टू डॉग मीट और इशूज लाइक दिस, हाउ शुड वी अटेम्प्ट द इशू? शुड वी सपोर्ट इट और शुड वी as it is their way of life or should we criticize them? प्लीज़ इनलाइटन अस। तो एक तरफ नागालैंड के लोगों का कल्चर है, उन लोग डॉग मीट को खाते हैं, सो अब क्या हमें इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है वो उनका कल्चर है, या फिर सरकार ने जो फैसले लिए हैं कि डॉग मीट को कंज्यूम नहीं किया जाएगा हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए? सो प्लीज़ एक्सप्लेन इट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो ज़रा देखते हैं। देखो इस आर्टिकल को समझने से पहले, एथिकल डायमेंशन से समझने से पहले हमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी पेपर के कुछ की टर्म्स को समझना होगा, कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना होगा। सो एथिक्स को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होते हैं? वैल्यूज़ आर सेट ऑफ प्रेफरेंस एंड चॉइस। फॉर एग्जाम्पल किसी का प्रेफरेंस हो सकता है कि वो वेजिटेरियन फूड को प्रेफर करता है, जबकि किसी का प्रेफरेंस हो सकता है कि वो नॉन वेजिटेरियन फूड को प्रेफर करता है। सो ये चॉइस है, मेरा चॉइस है, आपका चॉइस है, वो अलग अलग हो सकता है। सो दीज आर वैल्यूज़। अलग अलग फील्ड्स में हमारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। हमारी वैल्यूज हो सकती है कि मैं इंडियन ड्रेस कल्चर को सपोर्ट करता हूँ या प्रेफर करता हूँ, कोई वेस्टर्न ड्रेस कल्चर को प्रेफर कर सकता है। तो एज लॉन्ग एज इट इज़ जस्ट ए प्रेफरेंस और जस्ट ए चॉइस, इट इज़ वैल्यू। लेकिन धीरे धीरे वैल्यूज स्ट्रांग होने लगती हैं कुछ इंडिविजुअल्स में, उसको लगने लगता है कि नहीं यार ये तो नॉन वेज खाना बहुत ज़रूरी है, जो वेज खाना बहुत ज़रूरी है, जो नॉन वेज खाते हैं वो गलत करते हैं। तो द मोमेंट द सेम प्रेफरेंस एंड चॉइस starts to take the shape of right or wrong inside an individual, then we call it morality. तो आप अंतर समझो, वन इज प्रेफरेंस
कि ठीक है मैं ये प्रेफर करता हूँ, दूसरे चीज़ को प्रेफर करता है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि अरे ये तो जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, जो तुम खा रहे हो नॉनवेज खा रहे हो वो गलत है, देन इट बिकम्स योर मोरालिटी. सो मोरालिटी इज एन इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट और रॉन्ग. तो देखो यू मे थिंक दैट ईटिंग नॉन वेज इज रॉन्ग. यहाँ पे आप सोच रहे थे कि आई प्रेफर वेजिटेरियन फूड, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि द वन हु ईट्स नॉन वेज इज रॉन्ग. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड मोरालिटी. तो मोरालिटी इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट और रॉन्ग. अब धीरे धीरे होता क्या है कि कुछ एक इंडिविजुअल्स अपनी मोरालिटी के बेसिस पे बाकी लोगों को कन्विंस करते हैं कि देखो यार ये बात तो गलत है, ये मीट खाना तो गलत है, ये जानवरों को मारना तो गलत है. और अगर एक जनरल सोसाइटी में जिसमें वो इंसान रहता है, अगर उसने सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों को कन्विंस करके एक कंसेंसस जनरेट कर दिया कि हाँ चिकन खाना मीट खाना जो भी है वो ख़राब है, और लोगों ने फिर धीरे धीरे मीट का कंजम्पशन बंद कर दिया, अवॉइड करना शुरू कर दिया, देन दैट बिकम्स एथिक्स ऑफ दैट सोसाइटी. तो अब एथिक्स का डेफिनेशन समझो. एथिक्स इज़ अ जनरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग राइट और रॉन्ग. यानी कि मोरालिटी और एथिक्स में अंतर है कि मोरालिटी इज इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग कि राइट और रॉन्ग. जब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी में बन जाती है कि नहीं नहीं मीट खाना तो बुरी बात है, देन दैट इज नोन एज एथिक्स. फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल हिंदू परिवार में मीट खाना, एक जो टिपिकल हिंदू फैमिली होता है वहाँ पे मीट खाना अनएथिकल माना जाएगा, क्योंकि उसमें एक जनरल कंसेंसस उनकी सोसाइटी में बना हुआ है कि मीट खाना बुरी बात है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स. मोरालिटी इज इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ राइट, एथिक्स इज अ जनरल स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी अबाउट राइट और रॉन्ग. अब देखो इसी चीज़ को दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी एक बार समझ लेते हैं. अब कैसे एथिक्स बनता है सोसाइटी में वो भी देखते हैं. तो सबसे पहले किसी एक इंडिविजुअल की वैल्यूज़ बनती है, फिर मोरालिटी बनती है, फिर एथिक्स बनती है. और एथिक्स कैसे बदलता है टाइम टू टाइम वो भी मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो हमारे इंडियन सोसाइटी में 17th 18th सेंचुरी में सती प्रथा को, द सती सिस्टम को एथिकल माना जाता था कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस वुमेन का जिंदा रहना अनएथिकल है. उस वुमेन को जाकर के अपने हस्बैंड के ही डेड बॉडी के साथ उसको भी फायर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. दैट वाज द सती सिस्टम एंड दैट वाज एक्सेप्टेड एथिकल. लेकिन फिर राजा राम मोहन रॉय की जो वैल्यूज़ थी, जो पर्सनल उनकी प्रेफरेंसेस थी, दैट वाज अगेंस्ट दिस. उनकी प्रेफरेंस लगी कि नहीं यार आई डोंट प्रेफर दिस सती सिस्टम, आई पर्सनली डोंट लाइक. धीरे धीरे वो वैल्यूज उनके स्ट्रांग होने लगी और उनको लगने लगा कि ये सती सिस्टम इज नॉट जस्ट अबाउट प्रेफरेंस, ये तो गलत है, वुमेन को इस तरह से टॉर्चर करना, इतना पेन देना, इट इज रॉन्ग. तो जब उनकी वैल्यूज स्ट्रांग होने लगी देन दैट बिकेम हिज मोरालिटी, इट बिकेम हिज पर्सनल मोरालिटी, इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग कि नहीं नहीं सती सिस्टम गलत है. तो इट बिकेम हिज मोरालिटी, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी एट दैट टाइम. जब राजा राम मोहन राय ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सो इट बिकेम इंडिविजुअल्स मोरालिटी. जब तक राजा राम मोहन राय मान रहे थे कि ये सती सिस्टम गलत है, फिर उन्होंने क्या किया, लोगों को कन्विंस करना शुरू किया कि सती सिस्टम गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए. धीरे धीरे जब लोग कन्विंस हुए, समाज में कंसेंसस बना और लोगों ने सती सिस्टम को फिर अबैंडन किया, देन इट बिकेम एथिक्स ऑफ दैट सोसाइटी. तो अब देखो सेम प्रैक्टिस सती सिस्टम एक टाइम में एथिकल माना जाता था और सेम प्रैक्टिस सती सिस्टम बाद में उसको अनएथिकल माना जाता है. आज के हमारे समाज में अगर कोई सती की बात भी करे तो हम बोलेंगे कि कितना अनएथिकल बात कर रहा है ये, बट सेम प्रैक्टिस वॉज कंसिडर्ड टू बी एथिकल एट दैट टाइम. सो on this basis ethics is created. Individuals की value it turns into sense of right or wrong, यानी कि उसकी morality, then he generates consensus in society that leads to formation of ethics. अब इसी कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट केस में लगाते हैं ये नागालैंड डॉग मीट केस में. देखो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने कहा है कि डॉग मीट को बैन कर देना चाहिए क्योंकि ये इमोरल है. लेकिन नागा सोसाइटीज़ में तो जो लोग खाते हैं डॉग मीट और वो तो इसको एक्सेप्ट करते हैं एंड दे एक्सेप्ट इट, दैट इज़ वाई दे ईट इट, दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर. सो कंजम्पशन ऑफ डॉग इज एन एथिकल एक्ट इन नागा सोसाइटी. वो लोग इसको अनएथिकल नहीं मानते, हम और आप इसको इमोरल मान सकते हैं क्योंकि हमें पर्सनली ये गलत लग सकता है, लेकिन उनके सोसाइटी में दिस इज एक्सेप्टेड, सो इट इज़ एन एथिकल एक्टिविटी, इट इज़ पार्ट ऑफ देयर फूडिंग कल्चर. और अब उस सोसाइटी में इसको रेस्ट्रिक्ट करना विथ हेल्प ऑफ ए लॉ, आप कानून बना करके किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करेंगे तो उसका वायलेशन होगा, प्रोटेस्ट होगा उसके खिलाफ. आप देखो भारत सरकार ने तो बहुत पहले डॉरी के अगेंस्ट लॉ बना रखा है.
उसमें तो सजा भी, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन जिस सोसाइटी में डॉरी के लिए एक्सेप्टेंस है, यानी कि जिस सोसाइटी में डॉरी को एथिकल माना जाता है, वहाँ पे आज भी प्रैक्टिस हो रही है। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर कोई एक्टिविटी किसी भी समाज में एक्सेप्टेड है एज एन एथिकल एक्टिविटी, तो लॉ बनाने से आप उसको रोक नहीं सकते, उसके वायलेशन को होगा ही होगा उस लॉ का। और लोग अगर आप उस पर इम्पोज करेंगे तो लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। नागालैंड के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ देयर फूडिंग कल्चर। तो अब जरा देखते हैं, द करंट बैन ऑन डॉग मीट कंजम्पशन इन नागालैंड कैन बी क्रिटिसाइज्ड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स। अब आपको आंसर लिखना कैसे वो जरा समझते हैं। देखो, पहला क्रिटिसिज्म आपको लिखना है दैट द डिसीजन अपीयर्स टू बी आर्बिट्ररी। The pertinent question is that if dog meat has to be banned in the name of compassion, then why consumption of other animals like goat and chicken should be allowed? तो आप कौन से ग्राउंड पे डॉग मीट को बैन कर रहे हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं है। अगर आप जानवरों के कंपैशन, जानवरों के प्रति कंपैशन के कारण आप डॉग मीट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, तो फिर बाकी जानवर भी तो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि गोट या चिकन, आप सबको बैन करो। फिर ये जो डिसीजन है टू बैन डॉग मीट इज आर्बिट्ररी, अनजस्टिफाइबल। उसके अलावा जो दूसरा क्रिटिसिज्म है दैट imposing personal moral standards over the ethical standards of society is unreasonable, unfair and undemocratic। देखो, असम, नागालैंड सरकार का या सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन आया है, ये एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट से आया है। तो एनिमल वेलफेयर डिपार्टमेंट का अब या उसके हेड का अपना पर्सनल मोरालिटी हो सकता है कि नहीं डॉग मीट को खाना गलत बात है। लेकिन अगर आप अपने पर्सनल मोरालिटी को, इंडिविजुअल सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग को, यानी कि अपनी मोरालिटी को किसी सोसाइटी पे इंपोज करेंगे, देन दैट इज अनरीजनेबल, अनफेयर, क्योंकि वहां के लोगों को तो लगता है बिल्कुल जस्टिफाइबल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर। सो अब सवाल ये उठता है कि व्हाट शुड बी वे अहेड। इन दोनों पॉइंट से आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दिस काइंड ऑफ बैन इज अनरीजनेबल, अनफेयर, अनडेमोक्रेटिक। वहां के लोग जो चाहते हैं आप उनके ऊपर इंपोज कर रहे हैं। तो अब करें क्या? एक कंसेंसस बनाना होगा। देयर शुड बी ए कंसेंसस क्रिएटेड इन सोसाइटी अगेंस्ट कंजम्पशन ऑफ डॉग मीट रादर देन मेकिंग इट इलीगल। कानून बनाने के बजाय जैसे राजा राम मोहन राय ने कंसेंसस डेवलप किया, अवेयरनेस डेवलप किया, एटीट्यूड डेवलप किया अगेंस्ट सती सिस्टम, वैसे ही अगर आप डॉग मीट कंजम्पशन को कम करना चाहते हैं देन यू शुड क्रिएट अवेयरनेस, यू शुड क्रिएट एन एटीट्यूड अगेंस्ट डॉग कंजम्पशन रादर देन मेकिंग इट इलीगल। इस तरह का कानून बनाने से बस यही होगा, लोग उसको वायलेट करेंगे। सो आपको राजा राम मोहन राय की तरह लोगों का ये प्रेफरेंस चेंज करना होगा। पहले उनकी वैल्यूज़ थोड़ी उस पर काम करना होगा, आपको उसका एटीट्यूडल चेंज करना होगा। धीरे धीरे कुछ लोगों की मोरालिटी बनेगी कि ईटिंग डॉग इज़ रॉन्ग। धीरे धीरे वो लोग बाकियों को कन्विंस करेंगे एंड इट विल बिकम पार्ट ऑफ नागालैंड सोसाइटी। सो इट विल बिकम एथिकल स्टैंडर्ड दैट ईटिंग डॉग इज़ रॉन्ग। So the correct approach is not banning the dog consumption but creating an attitude against consumption। Attitudinal change आपके सिलेबस का हिस्सा है एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में, तो आपको उसका भी कॉन्सेप्ट यूज करना है कि कैसे कैसे एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। उसका एक अलग मॉडल है, कैब मॉडल, आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉग्निशन, अफेक्शन एंड बिहेवियरल चेंज। तो धीरे धीरे लोगों का आपको एटीट्यूड बदलना होगा टुवर्ड्स डॉग मीट एंड पीपल विल नॉट गिव अप ईटिंग डॉग मीट जस्ट बाय मेकिंग इट लीगल। खाली कानून बना करके आप लोगों को डॉग मीट खाने से नहीं रोक सकते। एज लॉन्ग एज इट इज एथिकली एक्सेप्टेड इन सोसाइटी, जब तक एक जनरल स्टैंडर्ड है कि ईटिंग डॉग मीट इज नॉट रॉन्ग, तब तक आप लोगों को नहीं रोक सकते फ्रॉम ईटिंग डॉग्स। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 572 to 574. Topic number 572 is about FRBM Act. Under FRBM Act, states are mandated to keep their fiscal deficit under 3% of their respective gross state domestic product. The center has relaxed the limit to 3.5% of GSDP for fiscal year 2020, but the states now want higher relaxation up to 4% for fiscal year 2021. The Center's Fiscal Responsibility Budgetary Management Act allows RBI to subscribe to the primary issues of the central government securities under emergency situation. This facility is not available for approved states borrowing as of now. Please attempt this question based on topic number 572. Topic number 573 is about Khudai Khidmatgars. The Khudai Khidmatgars are the non-violent movement against British occupation of the Indian subcontinent led by Abdul Ghaffar Khan, a Pashtun freedom fighter in the northwest frontier province. Some of the Muslim groups such as Jamaat-e-Ulema-e-Hind, State of Kashmir and Khudai Khidmatgar participated in the civil disobedience movement, but overall the participation of Muslim was nowhere near the level of Khilafat agitation. Please attempt this question based on topic number 572. Topic number 574 is about Malabar civet. Malabar civet is an endemic to western Ghats of India, being recorded in the southern India from Kanyakumari in the extreme south to Honavar in
Karnataka in the north. The Malabar civet once inhabited lowlands forest, lowland swamps and the riparian forest. However, now the natural forests have disappeared. The species now appears to be largely confined to the thickets in cashew plantation and to highly degraded lowland forest in northern Kerala. They are listed as critically endangered by IUCN and they likely feed on small animals, eggs and some vegetable matter. Please attempt this question based on topic number 574. This is the answer of question number 569 to 571 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.